चलो स्टार्ट करने का। अब कुछ लोग आज से नए आने हो गए, 2-3 लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आज से उनका फर्स्ट है। तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, आपको पता ही होगा, तब भी फिर एक बात दे देता हूँ। और ऐसा मत समझना कि आप लोग मतलब अभी जो बैच है उसमें सब है, CM है। अभी ये फ्यू डेज के लिए ऐसी बैच है जो मतलब और 10 डेज तक चलेगी ऐसी बैच। उसके बाद अपन जुदा हो जाएंगे सब, मतलब CA की बैच अलग, CS की बैच अलग, CME की बैच अलग। तो जिन बच्चों को नाम नहीं पता मेरा नाम अक्षय। सरनेम छोड़ दो, सरनेम मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल बहिरवाड़े छोड़ दो। मेरा CS है, MBA है, क्या है, हाँ BBA है और LLB है और कुछ, चलो ठीक है छोड़ दो। तो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। मुझे 5 साल हुआ टीचिंग, मतलब टीचिंग फील्ड में। काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप फिर जॉब क्यों नहीं किया आपने। मेरे को बहुत सारे ऑफर्स आए थे जॉब के, मैंने बोला इंडियन ऑयल कंपनी का भी ऑफर आया था। आपको बताओ क्या, सबसे ज़्यादा स्कोप अगर देखा जाए तो अभी CMA की है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं पढ़ाता हूँ इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कहीं भी जाओ मार्केट में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो या कहीं भी, कॉम्पिटिशन देखना कितना है। अगर आप देखो कंपटीशन, कोई भी गवर्नमेंट की अगर वैकेंसी निकलती है वहाँ पे कौन जाता है, BCom MCom, कोई भी ग्रेजुएट बच्चा, बीएड होने चुके बच्चे, 11-12 सब। बट जहाँ पे गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है वो CS CMA की होती है, वहाँ पे सिर्फ ये 3 ही बंदे जाते हैं और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तीनों में, सब एक ही साथ एक ही लेवल पे। ऐसा नहीं कि CA मतलब ज़्यादा, CS मतलब कम, या CMA मतलब ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं। तीनों एक ही लेवल पे इसको, जब भी वैकेंसी आती है तीनों के लिए आती है। ऐसा नहीं कि CA के लिए आती है, CS की आती है। मैं आपको गाइड करते जाऊंगा नेक्स्ट टाइम, जैसे जैसे अपना टाइम चला जाएगा। चलो, तो सबको नोट्स मिल चुके ऑलरेडी। तो अपन ने स्टार्ट किया था, सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था अपन ने, या चैप्टर का नाम ही भूल गए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, तो हमने ये स्टार्ट किया था बेसिक की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे होता है। अब आप लोगों को भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ। आप लोग वैसे ही गलती करते हो एग्जाम में, अब तो आपका सेकंड टाइम होने वाला है, आप तो गलती करो, मैं बताता फिर आपको। चलो, अब देखो जो नए बच्चे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोला है। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या लगता है, आपको कितने लोग चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? कितने चाहिए? 2। पक्का? आप खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? आपने कभी बोला ऐसे कि ये पैसे मैं खुद को देता हूँ, खुद को भी ऐसे करते हो आप कभी? नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने लोग चाहिए अपने पास? कम से कम 2 लोग चाहिए, ये तो आपको पता है। पार्टी सेम चाहिए, डिफरेंट चाहिए? डिफरेंट पार्टी चाहिए, सेम इंटरेस्ट नहीं होगा, डिफरेंट पार्टी अपने को चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे जैसे आपके वापस जैसे हो जाएगा ये फर्स्ट टाइम, आपको वापस एक बार होने वाला है, जैसे आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा। नेक्स्ट टाइम जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे, आपका वापस ये चैप्टर होने वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वापस होने वाला, 2 या 3 टाइम्स आपको हो जाएगा। जब तक आपकी बैच खत्म नहीं होगी तब तक ये समझ लो इसको बेसिक। तो दो लोग चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, 2 लोग चाहिए। अपन कॉन्ट्रैक्ट में देखो, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे आप, कभी भी मतलब आप किसी के साथ भी एंटर करोगे, उसमें सबसे पहले एक चीज रखना, सामने वाला पर्सन आपको क्या देता है? ऑफर देता है। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब दोनों की सहमति होनी चाहिए। मैं आपको ऑफर देगा हूं कि मैं आपको टीचिंग देगा हूं कि मैं 25,000 30,000 जो भी होगा मैं आपको ऑफर देगा। क्या आता है सबसे पहले ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में? आप ऑफर क्या करोगे मेरा? एक्सेप्ट करोगे। आप मेरा ऑफर क्या करोगे? एक्सेप्ट करोगे। और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये क्या बन जाता है? एग्रीमेंट बन जाता है। जब मैं आपको ऑफर दूंगा आप एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सेप्टेंस मेरे पास आ जाएगा, ये क्या बनता है? एग्रीमेंट। और जब इसको अपन लॉ में एग्जीक्यूट कर दे, कोर्ट में एग्जीक्यूट कर दे, फिर इसे अपन क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको नहीं लगता इसमें सबसे पहले फर्स्ट क्या आना चाहिए? ऑफर आना चाहिए। मैंने ऑफर दिया कि मेरे पास बाइक है, एक पुरानी बाइक है मेरे पास, मैंने ऑफर दिया कि 5,000 में मुझे बेचना है, 5,000 नहीं सॉरी 20,000 में मुझे बेचना है मेरी बाइक। मैंने आपको ऑफर दिया कि मुझे 20,000 में मेरी बाइक बेचनी है, आपने एक्सेप्ट कर दिया। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो ये क्या बनेगा? एग्रीमेंट। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो एग्रीमेंट बनेगा क्या? क्योंकि एग्रीमेंट में स्टार्टिंग में क्या लिखा है? एग्री, मतलब एक दूसरे के साथ सहमति होना। जब आप एक्सेप्ट करोगे तो ये एग्रीमेंट बन जाएगा, जब इसे लॉ में एनफोर्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2H, 2 है तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेक्शन याद रखना। जब 2 लोग साथ में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है ऑल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
अंडर सेक्शन 2H 2 है तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये अपन ने पढ़ा था। इसमें अपन बेसिक चीजें पढ़ी थी कि मुझे एक बात बताओ, मैं आपको ऑफर देता हूं, मैंने आपको लेटर लिखा कि आप मेरी बाइक परचेज कर लो, मैंने आपको लेटर भेज दिया आपके एड्रेस पे, आपको लेटर मिला 10 तारीख को, ठीक है, बट आपने लेटर पढ़ा 12 तारीख को, तो इफेक्टिव डेट क्या आएगी? जब आपको लेटर मिला या आपने लेटर पढ़ा? जिस दिन आप लेटर पढ़ते हो उस दिन इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपको समझ कैसे आएगा कि ऑफर आपको समझा या नहीं समझा? जब तक आप ऑफर नहीं पढ़ोगे तब तक वो डेट इफेक्टिव नहीं होगी। तो डेट कौन सी होगी? जिस दिन आप पढ़ोगे। वो हो गई फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, मैं आपको एक्सेप्टेंस भेजा, मेरे पास आ रहा है आपका लेटर, आपके पास लेटर आया कि मेरी गाड़ी बेचनी है, मैंने ऑफर दे दिया आपको, आपने मुझे एक्सेप्टेंस भेजा 20 तारीख को, बट मेरे वाइफ ने छुपा के रखा, कहीं तो भी गुस्सा थी मेरे ऊपर, तो मेरे वाइफ ने कहीं तो छुपा के रखा और उसने मेरे को 22 को दिया लेटर और मैंने 22 को पढ़ा, तो एक्सेप्टेंस की डेट इफेक्टिव क्या होगी? 22। जिस दिन मिलता वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस दिन आप पढ़ोगे और समझोगे वो इंपॉर्टेंट है, समझा? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मेरी गाड़ी गाड़ी कहीं गुम हो चुकी थी, तो मैंने एडवर्टाइजमेंट दी कि जो भी गाड़ी मुझे लाके देगा मैं उसको 25,000 इनाम दूंगा। मैंने ऑफर दी, ठीक है, जो ऑफर देता है उसे क्या कहते हैं? ऑफरर, और जिसको ऑफर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑफरी कहते हैं, जिसके पास आता है वो भी होता है, ठीक है। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट दी थी कि मेरी गाड़ी अगर किसी को मिल जाती है तो मैं उसको क्या दूंगा? 25,000 रुपीज दे दूंगा। मैंने ऐसी ऑफर आपको दी थी, ठीक है। अब आप मेरे पास आए, सिद्धेश को गाड़ी मिल गई मेरे पास, उसके पास, तो गाड़ी मेरे पास लेके आया, सर गाड़ी मिल गई आपकी, उसने एक्सेप्ट कर लिया। जब वो गाड़ी लेके आएगा मेरे पास तो उसने एक्सेप्टेंस कर दिया, उसको ऑफर पता है इसलिए तो मेरे पास गाड़ी लेके आया। तो जब उसको ऑफर पता है, अपना तो इफेक्टिव हो गया ऑफर, वो मेरे पास गाड़ी लेके आए, अब मुझे क्या देना पड़ेगा उसको? कंसिडरेशन देना पड़ेगा 25,000। तो कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ तो अपने को रिटर्न चाहिए। और कंसिडरेशन की डेफिनेशन सबसेक्शन 2 डी कंसिडर याद रखो, कंसिडरेशन मतलब डी, 2 सबसेक्शन डी मतलब कंसिडरेशन में याद रखना कि आपको कुछ तो रिटर्न में चाहिए ही चाहिए। तो मैं इसको 25,000 दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, इसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट दूसरी साइड समझना, मैंने एडवर्टाइजमेंट दे दी, ऑफर दे दिया कि जो भी गाड़ी लाके देगा मैं उसको 25,000 रुपीज दूंगा। इसको ऑफर पता ही नहीं है, बट इसको कहीं तो गाड़ी मिल गई, उसको याद आ गई ये तो सर की गाड़ी है, ये मेरे पास लेके आया, गाड़ी देके चले गए, ये ऑफर इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसको ऑफर ही नहीं पता। इसको क्या लगेगा? सिर्फ अरे सर की गाड़ी मुझे पता है, बस इतना। इसको ऑफर नहीं पता कि 25,000 मिलने वाले, ये मेरे पास गाड़ी देके चला जाता है। आप में से इसको कोई बोलता है सिद्धेश ने तो गाड़ी दी, सर का तो ऑफर था 25,000 का, तो ये मेरे पास वापस आएगा और मुझे मांगेगा कि मुझे 25,000 चाहिए, तो आप दोगे क्या? नहीं दो। इसको ऑफर पता होना चाहिए पहले, क्योंकि ऑफर कब तक ओपन रहता है? जब तक आपका एक्सेप्टेंस नहीं आता। मतलब मैंने एडवर्टाइजमेंट दी कि मेरी गाड़ी 10 तारीख तक जो भी लेके आएगा मैं उसको 25,000 रुपीज दूंगा। अगर सिद्धेश मेरे पास 11th को आता है तो ये ऑफर इफेक्टिव होगा क्या? ये एक्सेप्टेंस इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि मेरा ऑफर कब तक ओपन था? 10 तारीख तक, 1 से लेके 10 तक, तो उसी पीरियड में आपको आना चाहिए और ऑफर सामने वाले को पता होना चाहिए। अब मैं आपको वापस एक बार बोलता हूँ, आप कोई होटल में गए, आपने देखा वहां पे मेनू कार्ड होता है, पनीर की सब्जी जो भी होगा मेनू मुझे पता नहीं इतना, सब उसमें प्राइस होती है, वो भी क्या ऑफर है, बट उसे अपन क्या कहते हैं? एन इन्विटेशन टू ऑफर कहते हैं। ऑफर नहीं कहते अपन, उसे क्या कहते हैं? इन्विटेशन। देखो किसी एक बंदे को अगर जाएगा तो वो ऑफर होता है, मैं आपको ऑफर देगा मतलब सिंपल ऑफर है, बट मैं सबको बोल रहा हूं कि इसमें से जो भी बच्चे 80% लाएगा मार्क्स लॉ में, मैं उसको आईफोन दूंगा। कुछ मत होना, समझ लो कि मैं क्या दूंगा आपको? आईफोन दूंगा। मैंने ये कह दिया आपको, इन्विटेशन टू ऑफर दिया। अब जिसमें से अगर सिद्धेश ने 80% लाए तो ये ऑफर बनेगा। इन्विटेशन टू ऑफर सबके लिए होता है, बट जब कोई एक बंदा उसको अचीव कर लेता है उसे ऑफर कहते हैं। ऑफर मतलब स्पेसिफिक होता है, बट एन इन्विटेशन ऑफर टू सबको होता है, उसका नाम ही इन्विटेशन देना सबको। तो एन इन्विटेशन टू ऑफर अलग चीज है, ऑफर अलग चीज है। सबसे पहले आता है एन इन्विटेशन टू ऑफर, अगर सबको ऑफर दो, उसमें से कोई एक बंदा उसको करेगा तो उसे ऑफर करेंगे, और ऑफर जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो प्रॉमिस बन जाता है। मैंने ऑफर दे दिया, आपने एक्सेप्टेंस मुझे दे दिया, ये प्रॉमिस बन जाता है, और प्रॉमिस आपको परफॉर्म ही करना पड़ता है। प्रॉमिस की डेफिनेशन 2 सबसेक्शन बी, टू बी मतलब अपन परफॉर्म करने वाले, तो सेक्शन ऐसे याद रखना 2B परफॉर्मेंस की प्रॉमिस के सेक्शन है।
समझा? तो अगर आप कोई भी होटल में जाओगे और देखोगे वहां पे प्राइस, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको इन्विटेशन देगा, इन्विटेशन टू ऑफर देगा। अगर आपने सिलेक्ट कर दिया उसमें से कि मुझे पनीर की सब्जी चाहिए, तो आपको ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा। और एक बार ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है, बाइंडिंग आ जाता है सामने वाली पार्टी को, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, उसको आपको पनीर की सब्जी देनी पड़ेगी। बट आपको भी क्या देना पड़ेगा? पैसा दोगे, फुकट में थोड़ी खाओगे, आपको तो क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता अगर उसके पास ऑब्लिगेशन आता है मुझे पनीर की सब्जी देना, तो मेरे ऊपर भी ऑब्लिगेशन आता है मुझे उसको पैसा देना। तो दोनों साइड पे ऑब्लिगेशन आना चाहिए, एक पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। और उसको राइट मिलता है पैसा लेने का, तो मुझे भी राइट मिलता है पनीर की सब्जी लेने का, तो दोनों को भी राइट आएगा, दोनों को भी ऑब्लिगेशन आएगा, तो उसे क्या कहेंगे? अपन कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। समझा? ये होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की चीजें। आईपीएल देखा होगा ना आपने, आईपीएल ऑक्शन। आईपीएल ऑक्शन क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर होता है कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोटो ले ला और इन्विटेशन दिया जाता है सबको कि बताओ आपको कौन सी चाहिए, कितने रुपीज में चाहिए। अगर कोई एक बंदा बोलता है मुझे 25 लाख रुपीज में चाहिए, तो वो उसका ऑफर बन जाता है, क्योंकि इन्विटेशन खत्म हो गया, फिर ऑफर बन जाता है जब एक बंदा उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और जब उसने बोल दिया और मैंने एक्सेप्ट कर दिया, मेरे ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा, उसके ऊपर भी बाइंडिंग हो जाएगा। समझा? कुछ डाउट इसमें? अब इसमें अपन ने टाइप्स पढ़े थे, बस इतना ही रिवाइज करते हैं। अपन ने 3 टाइप्स पढ़े थे, ठीक है? याद है? क्वेश्चन मार्क मत बनाना। चलो, अभी कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ, अब वैलिडिटी के बेसिस के ऊपर टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला अपना जो होता है वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड मतलब क्या पता है क्या? आपने मुझे ऑफर दे दिया, मैंने कंसेंट दे दी एकदम फ्री। मुझे ऐसा नहीं कि आपने कनपट्टी रखी सर कंसेंट दो जल्दी, आपने मेरे ऊपर बंदूक रखी और बोली कि मुझे कंसेंट चाहिए। ये फ्री कंसेंट नहीं है, ये फ्री एक्सेप्टेंस नहीं है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? फ्री, कि मैं मेरे मर्जी से दे रहा हूं मेरा एक्सेप्टेंस, मैं मेरे मर्जी से ऑफर दे रहा हूं आपको, तभी ये लीगली इन्फोर्स होता है। बट अगर मुझे आपने बोला कि यार मैं, आपने कनपट्टी बोला कि एडमिशन ले, एडमिशन ले, आपने एडमिशन लिया, तो ये कंसेंट आपकी फ्री नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड बनता है। वाइड मतलब आप इसे इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में। तो जो हाँ वाइडेबल होगा, एग्जांपल होगा, वाइडेबल होता है। आपका ध्यान है कि नहीं चेक करो। तो सबसे पहले फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? वैलिड। वैलिड मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो कोर्ट में क्या किया जाते हैं? एनफोर्स किए जाते हैं, उसे वैलिड कहते हैं अपन। और जो कोर्ट में एनफोर्स नहीं किए जाते उसे क्या कहेंगे अपन? वॉइड कहेंगे। मतलब आपने जो कंसेंट दी है या कोई भी चीज अगर उसमें फॉलो नहीं होती है, फॉर एग्जांपल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है वो? मतलब मैंने ऑफर दी कि मेरी बाइक मुझे बेचनी है 25,000 में, और सिद्धेश उस दिन मेरे पास आ गया, बट उस दिन मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अब मैं वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करूंगा क्या? परफॉर्म करूंगा क्या? नहीं, क्योंकि गाड़ी उस दिन एग्जिस्ट नहीं करेगी, मैं कहां से परफॉर्म करूंगा? तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। जो भी चीज अगर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो जाएगी, अपन उसको परफॉर्म ही नहीं कर सकते उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसे अपन क्या कहेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एनफोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाड़ी एग्जिस्ट नहीं करेगी उस दिन, तो मैं कहां से परफॉर्म करूंगा कॉन्ट्रैक्ट? बट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में क्या होता है? वैलिड होता है। और जिस दिन आप परफॉर्म करने वाले थे उस दिन ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो आपके हाथ में नहीं होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड। इन दोनों की रिलेशनशिप याद रखना, वैलिड और वॉइड में डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। थर्ड अपन ने उसमें पढ़ा था वाइडेबल। वाइडेबल मतलब क्या होता है कि इसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है सिर्फ कैंसिल करने का या एक्सेप्ट करने का। किसके पास होता है? एक पार्टी का। अभी एग्जांपल, ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, ये मेरी वाइफ है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सुनो, अब एक ही पार्टी के पास ऑप्शन होता है कैंसिल करने का, राइट करने का। अब मैंने क्या बोला, इसने मेरे कनपट्टी पे बंदूक रखी और मुझे बोला कि मुझे तेरी जो ऑडी कार है मुझे चाहिए 25 रुपीज, सॉरी 25 बोला, 25 लाख में चाहिए। मेरी एकदम पसंदीदा कार है, बट उसने कनपट्टी में बंदूक रखी रात को सोते हुए कि बोला जल्दी साइन कर, मेरे को तेरे को ऑडी चाहिए, मैं तेरे को 25 लाख रुपये अभी दूंगा। मैं तो एकदम डर गया, मैं बोला शादी तो और भी हो सकती है बट जान तो एक ही है। तो बोला ठीक है मैं साइन करता हूँ। मैंने साइन कर दिया। उसने मुझे ऑफर कितने का दिया? 25 लाख का। मैंने एक्सेप्ट कर दिया, मैंने साइन कर दिया। अभी ये एग्रीमेंट बन गया, अभी ये सिर्फ एग्रीमेंट बन गया, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि अपन ने इसको अभी एनफोर्स नहीं किया, कोर्ट में नहीं लिया।
अब मेरे पास ऑप्शन है, उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कंसेंट किसने दी है? मैंने। अब मेरी कंसेंट फ्री है क्या? नहीं, मैंने ऑब्लिगेशन में आके कुछ आके इन्फ्लुएंस में आके मैंने कंडीशन दी है, ये एक्सेप्ट दिया, तो ये जो आपकी एक्सेप्टेंस है ये वैलिड नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन है इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दो या आप उसे एक्सेप्ट कर दो। या आपके पास ऑप्शन होता है, जब एक ही पार्टी के पास ऑप्शन होगा कैंसिल करना या एक्सेप्ट करना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वाइडेबल बन जाता है। ध्यान रखना, अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोल दिया ठीक है भाई 25 तो आने वाले, जाने दो ऐसे ही, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने नहीं कंप्लेंट की, मैंने बोला जाने दो वाइफ तो 25 लाख दी, मेरा छुटकारा हो जाएगा, तू भी चली जा खुशी खुशी, मैं कोई दूसरे को देख लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाएगा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। बट मैं अगर कोर्ट में जाता हूँ, बोलता हूँ कि इसने मुझे ऐसा ऐसा किया, बंदूक रखी और मेरे कंसेंट ली, तो मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाएगा, आप इसे एनफोर्स नहीं कर पाओगे। तो तीनों में डिफरेंस समझा। अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि किसी एक ही पार्टी के पास ऑप्शन है कैंसिल करने का, एक्सेप्ट करने का, तो उसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? वाइडेबल। और जो कॉन्ट्रैक्ट सब लॉ के हिसाब से बराबर एकदम सही है, उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होता है, उस दिन अगर परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको अपन वाइड कहेंगे, और वाइड कॉन्ट्रैक्ट वापस वैलिड नहीं बन सकता, बट वाइडेबल वापस वैलिड बन सकता है, उस पार्टी के पास ऑप्शन होता है। और फोर्थ क्या पढ़ा अपन ने? इलीगल या एनफोर्सेबल भी बोलते हैं, जैसे दो ऑप्शन है, अनएनफोर्सेबल। इसमें क्या होता है? एक मिनट सुनो मेरे को, सुनो देखो, फोर्थ वाला क्या बोला आपने? इलीगल। देखा? हाँ, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। और फिफ्थ था अनएनफोर्सेबल। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग जो बोलते हैं ना ये अलग अलग है, दोनों एक ही है। अब इलीगल में क्या होता है? देखो, अब स्मगल करना कोई भी चीज या किसी का मर्डर करना, ये क्या है? इलीगल है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप इन्फोर्स कर सकते हो कोर्ट में जाके? नहीं कर सकते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इलीगल होते हैं। ये आपको समझे, ये तो इजी है। ये क्या है? अनएनफोर्सेबल। अनएनफोर्सेबल मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आप कोर्ट में इन्फोर्स ही नहीं कर सकते, स्टार्टिंग से ही वो क्या है? अनएनफोर्सेबल। मतलब जैसे मर्डर वाला सेम केस है, दोनों अगर देखा जाए इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल दोनों सेम है, क्योंकि आप इसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते। पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन तीन पे ध्यान रखना, ये तो इजी है, ये तीन में याद रखना डिफरेंस कि वैलिड क्या है, वर्ड क्या है, वाइडेबल क्या है। ये समझा? ये 5 टाइप होते टोटल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फॉर्मेशन, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो सबसे पहला फर्स्ट होता है एक्सप्रेस। अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? मैंने आपको फोन किया कि मेरे आप गाड़ी लेना चाहते हो क्या, मैंने आपको ऑफर दे दिया, मैंने एक्सप्रेस कर दिया खुद को। आप एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो? एक तो वर्ड से या एक तो रिटन से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड मतलब आप कभी कहीं होटल में जाते हो, होटल के लिए खाना पीना खा लो, बोलो होटल में चले जाते हो, आप कोई चीज ऑर्डर कर लेते हो, तो आपको नहीं लगता आपको पैसा देना चाहिए? देते हो ना आप पैसा? कई की जगह तो नहीं देते हो, बट कई तो देना पड़ता है। बट मुझे एक बात बताओ, आप जब रेलवे टिकट पे जाते हो, रेलवे टिकट बोला, स्टेशन पे जब जाते हो आप और कोई टिकट परचेस करते हो, तो उसके पीछे जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो आप एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि आप पैसा दिया, आपने टिकट ले लिया, बट आपको कंडीशन आपने पढ़ा भी नहीं, तब भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इम्प्लाइड मतलब ऑटोमेटिकली आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे आप बस में गए, बस रुकी थी पीएमटी में, उस पर चढ़ गए, जैसे आप एंटर करते हो बस में, तो ये इम्प्लाइड है कि आपको पैसा देना पड़ेगा। ये मेंशन नहीं करना पड़ता है अगर पीएमटी में जाना तो पैसा देना पड़ता है, ऐसा लिखा होता है क्या? नहीं लिखा होता है, ऐसा ऑफर नहीं होता है, ऐसा एक्सेप्टेंस नहीं होता है, ये इम्प्लाइड होता है, ऑटोमेटिकली आपको एप्लीकेबल होता है। आप कहीं का भी एग्जांपल लो, बस शॉप, कॉफी शॉप, कहीं भी जाओ, आपको पैसा देना पड़ता है। आप पहले एक्ट करते हो, बाद में पैसे देते हो। बट नॉर्मल अगर देखा जाए कॉन्ट्रैक्ट में, तो पहले आपको क्या करना पड़ता है? सब एक्सप्रेस करना पड़ता है, उसके बाद आप एक्ट करते हो। पहले एक्सप्रेस करते हो, मैंने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट किया, फिर आप परफॉर्म करते हो। बट इसमें कैसा होता है? पहले आप एक्ट कर देते हो, कॉफी शॉप में एंटर किया मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा, इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बट जहां पे आप एक्सप्रेस करते हो तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जहां पे आप लिखते हो, बोलते हो, वो सब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है।
समझा? और कितना टाइप है इसमें? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था बट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे फ्लिपकार्ट वाला आया, आपके यहाँ पे एक शूज छोड़ के गया, एकदम बढ़िया शूज, स्पोर्ट शूज, गलती से छोड़ गया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको पहनना नहीं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसको वापस देना। अगर आपने वो गुड्स वापस नहीं दे दिए तो आपने उसको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, आपको उसकी प्राइस देनी पड़ी थी। तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जहां पे इंटेंशन नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, बट गलती से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके यहाँ पे गलती से किसी ने गुड्स रख दिए, अगर आपने वो यूज कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, आपने बेनिफिट ले लिया, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट ये कॉसी कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपका इंटेंशन नहीं होता बट ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? ई कॉन्ट्रैक्ट। आपने देखो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो, कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मैं एग्री करता हूँ कि जो भी लिखा है सच है, सच के बिना कुछ नहीं, सब साइन कर दो, साइन भी नहीं है तो वैसे ही हो जाता है। तो आप क्या करते हो? टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर देते हो, उसे क्या कहते हैं? ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस में सबसे पहले फर्स्ट एग्जीक्यूटेड। अब ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्जीक्यूटेड मतलब मैंने आपको बोला कि मैंने गाड़ी आप ले लो, आपने बोला मैं आपको 25,000 दे दूंगा, मैंने इसको गाड़ी दे दी, इसने मुझे पैसा दे दिया, परफॉर्मेंस हो चुका है। एग्जीक्यूटेड मतलब परफॉर्मेंस हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसके अपोजिट क्या आएगा? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, जो परफॉर्मेंस होना अभी बाकी है, उसे क्या कहेंगे अपन? एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल तुमने मुझे पैसा दिया कि सर एक काम करो, आप ड्राइंग बहुत अच्छे निकालते हो, तो मेरे वाइफ का एक ड्राइंग निकाल के दो, मैं आपको 25,000 दूंगा। मैंने बोला मैं निकाल के देता हूँ। आपने मुझे पैसे दिए 25,000, आपका परफॉर्मेंस तो हो चुका है बट मुझे परफॉर्म करना बाकी है, तो इसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? यूनिलैटरल। अब ये देखो, ये एग्जीक्यूटेड में ना, ये सॉरी एग्जीक्यूटिव में है ना, दो टाइप आते हैं। एक आता है यूनिलैटरल मतलब एक बंदे का परफॉर्मेंस करना बाकी है, एक बंदे ने परफॉर्म किया। अगर दोनों का परफॉर्मेंस बाकी है तो बायलैटरल, दोनों को परफॉर्म करना अभी तक बाकी है। मैंने बोला एक सुनना, अपन गार्डन में मिलते और वहां पे अपन क्या करते? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, अभी तक दोनों ने कुछ परफॉर्म नहीं किया, ये बायलैटरल है। बट मैंने आपको पैसे दे दिए, या आपने मुझे पैसे दे दिए कि सर 25,000 ले लो, मेरे वाइफ का मस्त एक बढ़िया पिक्चर निकाल के दो। आपने पैसे दे दिए बट मेरा परफॉर्मेंस अभी करना बाकी है, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और जिस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना चाहते थे उस दिन मेरा गाड़ी स्लिप हो गई, मेरा हाथ ऐसा होगा, तो मैं उस दिन अगर ड्राइंग नहीं निकल सकता तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा वापस? ऐसा नहीं, ऐसे ही रहेगा। समझा? तो आज अपन अपने आते हैं लाइन पे, ठीक है? आपको समझाना, कुछ डाउट रहेगा तो बाद में बेसिक। चलो अपन कहाँ तक आए थे? आपकी भी रिवीजन हो गई ना, बच्चे पढ़े नहीं होंगे तो इधर ही पढ़ लिया होगा सब। मैं तो कहा टाइम से बुक लेने के लिए। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अरे क्या चल रहा है? किधर है? चलो ये फोर्थ वाला चल रहा था, ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। उसके पहले अपन ने एक पढ़ा था मेंटेनेंस एंड चैप्टर वाला पढ़ा, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा स्विफ्लिंग प्रोसिक्यूशंस पढ़ा। अब फोर्थ नंबर का पढ़ने वाले ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफेंस एंड टाइटल्स। हर किसी का पेज नंबर अलग हो सकता है, सीए के नोट्स अलग है, सीएस के नोट्स अलग है, सीएमए के नोट्स अलग है। आप अगर सीए का पेज नंबर बोलेंगे 84 तो सीएस का 84 कुछ अलग होगा, क्योंकि तीनों का लॉ का पार्ट सेम है चैप्टर, बट नंबर्स अलग हो सकता है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको मिला क्या? आपको मिला? चलो चलो अब मुझे एक बात बताओ, सुनो, मेरे ग्रैंडफादर है, ठीक है, मेरे ग्रैंडफादर है, किधर गए? अरे बहुत ही बढ़ गए यार, इसे थोड़ा कम कर दो, लिखने के लिए जगह ही नहीं मिला। हाँ, अब मेरे ग्रैंडफादर है, हाँ, अब मेरे ग्रैंडफादर है, ठीक है, ये मेरे ग्रैंडफादर है। अभी ये किस में काम करते? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते। कौन सा डिपार्टमेंट है?
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता है। इनकी उम्र है, ग्रैंडफादर बोला मैंने, इनकी 84 उम्र। मेरे ग्रैंडफादर ने 3 शादी की थी बचपन में सॉरी मतलब जब उनकी शादी हुई थी 3 शादियाँ की थी। तो जैसे ही ग्रैंडफादर गए, सबसे पहले ग्रैंडफादर गए, तो उसके बाद फर्स्ट वाइफ गई, फिर उसके बाद सेकंड वाइफ गई, फिर थर्ड वाइफ गई। मगर ग्रैंडफादर को 3 शादियाँ की थी उस टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट बनता कुछ एंटर नहीं करता था, वहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस कुछ नहीं था। वहाँ पे आपको एक बार सामने वाला ऐसा था कि आपको पता है उस टाइम पे बहुत ही रीति रिवाज बहुत अलग थे, बहुत अलग मतलब बहुत ही अलग था। अभी तो लड़कों लड़की को ऑप्शन मिलते हैं, उस टाइम पे ऑप्शन कुछ नहीं था। जो सामने आएगा वही एक्सेप्ट कर लो। अभी ये इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे नहीं चलता। कॉन्ट्रैक्ट में आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए, तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है। देखो कहाँ से कहा गए अपन। ये मेरे ग्रैंडफादर है, इनकी उम्र है 68 ईयर्स। जल्दी शादी की थी उन्होंने 18 की उम्र में। इनकी एज क्या है? 68 ईयर्स। अभी इनकी रिटायरमेंट होने वाली है 70 ईयर्स में। ठीक है, कब रिटायर होना है? 70 ईयर्स। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रैंडफादर के बाद एक एग्रीमेंट करता हूँ। मैं हूँ, मैं ग्रैंडफादर को, ए ग्रैंडफादर बोल बेटा, मैं उनको बोलता कि सुनो ना, आपका 2 साल के बाद वैसे ही रिटायरमेंट होने वाला है, क्या बोलोगे? अभी रिटायरमेंट हो जाओ, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ। कितना देता हूँ? 5 लाख रुपए। आप क्या हो जाओ? रिटायर हो जाओ, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ और आपकी पोजीशन पे मैं अपॉइंट हो जाता हूँ। मैंने ऑफर दे दिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है क्या? क्यों? ध्यान रखना, जब भी पब्लिक की बात होगी, कभी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात होगी, वहां पे पब्लिक इंटरेस्ट होता है। ऐसा क्यों? मैच क्यों जाना चाहिए? बाकी लोगों को भी ऑप्शन मिलना चाहिए ना। अब एमपीएससी यूपीएससी की एग्जाम होती है, मैंने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि मुझे आप आईएएस ऑफिसर बना दो, लगता नहीं बट मुझे आईएएस ऑफिसर बना दो आप, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने मुझे बना दिया, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अगर उन्होंने 5 लाख रुपए लिए और मुझे बनाया नहीं, मुझे पागल बनाया, आपका वर्ड अलग है, मेरा वर्ड अलग है, उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे पागल बनाया, तो मैं कोर्ट में जाऊंगा क्या कि मेरे पैसे चाहिए, मुझे 5 लाख, मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। कोर्ट बोलेगा तुम गधे हो। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं लगता अगर मुझे आईएएस ऑफिसर बना देंगे तो आप लोग जो उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके साथ तो अन्याय है, फिर आपको भी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो ये अगेंस्ट पब्लिक अगेंस्ट है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो उसे क्या कहते थे कि हैप्पीनेस है ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिस एंड टाइटल्स। अगर आप इसके साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी की है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किए जाते। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हरीश उसका बाप कौन था शायद, मतलब उसने ऐसे ही पैसे दिए और बोला मुझे चाहिए उस जगह पे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? वॉइड बन जाता है। चलो, आपको नहीं लगता एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट मोनोपोलिस, ये भी वाइड है? मोनोपोली मतलब क्या? आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा गलती से कहीं, तो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा आपने। मोनोपोली क्या होता है? सिंगल मार्केट प्लेयर होता है। तो आपको नहीं लगता, मैं अगर यहाँ पे मेरा मार्केट है, फॉर एग्जाम्पल कपड़े का शॉप है, मैं कपड़े बेचता हूँ रस्ते पे, तो मैंने क्या किया, जितनी भी कपड़े वाले उनके साथ एग्रीमेंट किया कि आज के बाद आपके पास कोई भी कस्टमर आएगा तो आप मेरे पास भेज दो, मैं हर कस्टमर के आपको 500 रुपये दूंगा। या मैं उनको बोलता हूँ कि मार्केट में कोई भी आएगा तो उसके 5000 के नीचे कोई भी चार्ज नहीं करेगा, उसको कोई भी टी शर्ट चाहिए 5000। मैंने उनके साथ एग्रीमेंट किया, तो इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि आप सबको क्या करना चाहते हो? कंट्रोल करना चाहते हो, और जिस दिन आप सबको कंट्रोल करना चाहते हो, इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि सबको फ्रीडम चाहिए, सबके पास फ्रीडम है, तो ये अगेंस्ट फ्रीडम है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा एग्रीमेंट भी क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। आप किसी को कंट्रोल करने की भी कोशिश नहीं कर सकते एग्रीमेंट के थ्रू। ये वहां का एग्जाम्पल है। चलो, मुझे एक बात बताओ, आपने शादी.com सुना है कभी? अभी मत जाना उसके ऊपर, बट बोल रहा हूँ, शादी.com आपने सुना होगा। वहां पे क्या होता है? वहां पे शादी नहीं होती है। शादी.com थोड़ी अपन आजा आजा ऐसे थोड़ी करते। शादी.com पे क्या होता है? आपको नहीं लगता शादी.com पे अपना बायोडाटा डालना मतलब ऑफर दे रहे अपन, इन्विटेशन टू ऑफर, और उसमें से एक लड़की खुश हो जाती है, वो ऑफर बन जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट कर जाएगी तो एग्रीमेंट बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा, और जब कोर्ट में अपन रजिस्टर कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोला है? मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट। अब सुनो,
सुनो सुनो सुनो, अब मेरे पास है ना 10 लड़कियां हैं, मतलब रजिस्टर की हुई शादी.com पे, उनको शादी करनी, लड़के चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, मार्केट में जाके लड़के हायर करता हूँ फॉर शादी के लिए, मुझे ब्रोकरेज मिलता है उसके लिए। जैसे अपन प्रॉपर्टी फाइंड आउट करते हैं ना वैसे ही, तो ये इलीगल है। मतलब अब मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पे सुनो, अच्छा वैसे समझना, सुनो। अब ये 2 लड़कियां, ठीक है, अब इनकी शादी करवानी, इन्होंने मेरे पास रजिस्टर किया। ये मेरा मैरिज ब्यूरो है, अक्षय मैरिज ब्यूरो, यहाँ पे सबकी शादियां होती है एक्सेप्ट मेरी छोड़ के, ठीक है, ऐसा लिखा मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों ने लड़कियों ने मेरे पास बायोडाटा दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मार्केट में लड़का ढूंढता हूँ, मैं बोलता सुन तू शादी करेगा क्या, मैं तेरे को 5000 दूंगा, तू अगर शादी करेगा तो मैं तेरे को क्या दूंगा 5000। मैं प्रोक्योर कर रहा हूँ, मैं हायर कर रहा हूँ लोगों को, ये गलत है। इसका आपको क्या लगता है, मैरिज मतलब क्या बिजनेस है? नहीं, मैरिज बिजनेस नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अगर आप ऐसे हायर करते हो लोगों को फॉर शादी के लिए तो इट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट में अगर आपने इसको 5000 दे दी है और ये बोलेगा मेरे को शादी नहीं करनी, आप कोर्ट के पास जाओगे, देखो ना मैंने इसको 5000 बोला था शादी कर, ये नहीं करेगा, कोर्ट बोलेगा उसकी मर्जी। शादी के लिए कंसेंट कैसी चाहिए, फ्री चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते तू शादी कर, मैं बोलो इसलिए शादी करो, नहीं, आपकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। अगर आप माइनर नहीं हो तो आप खुद ने डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे शादी करना नहीं करना। कोई आके आपको नहीं बोल सकता कि तू शादी कर मेरे को पैसे देगा, वो नहीं, इट इज अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं होगा, ध्यान रखना। बट आप जो शादी.com पे आप जो रजिस्टर करते हो वो वैलिड है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि शादी.com क्या है, ये निगोशिएशन करते हैं बिटवीन 2 पार्टीज। या आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे कि हम आपका डाटा सीक्रेसी रखेंगे आपके बायोडाटा का, और सामने वाला जो भी पर्सन बायोडाटा देगा उसमें हम मैच करेंगे। ये क्या है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि यहाँ पे आप अपॉइंट नहीं करती लोगों को शादी करने के लिए कि आप आ जाओ हमारे पास शादी करनी, नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के लिए आप एक मिडिल पार्टी हो, आप दोनों को मिलवाते हो, दोनों की शादी करवाते हो, तो ये शादी.com क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो। बट अगर आप शादी.com अगर बच्चों लड़कों को हायर करता है कि आप हम आपको पैसे देंगे आप इनसे शादी कर लो, तो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चलो, ये मैरिज ब्रोकरेज वाला वही है। देखो क्या लिखा है नोट में, मैरिज ब्यूरो क्या प्रोवाइड करता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन एंड डजंट नेगोशिएट मैरिज फॉर रिवॉर्ड। पैसे के काम करते हैं, आप शादी करोगे तो मुझे पैसा आएगा, नहीं, उनका काम क्या है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। चलो नेक्स्ट क्या बोला है, इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। अब सुनो, सुनो, आपने क्या किया ना, ये कोर्ट है, ठीक है, पुणे कोर्ट है, ठीक है, ये पुणे का कोर्ट, ये मैं हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ये एक लड़की है और ये एक लड़का है, समझ जाएगा। अब कोर्ट में केस फाइल किया है, किसने फाइल किया, इस लड़की ने मेरे ऊपर कोर्ट में केस फाइल किया कि इसने बोला था कि मेरे को 25,000 रुपीज देने वाला था और मैंने इसको मेरी बाइक दे दी। मैंने बाइक तो ले ली, बाइक लेके भागा है मैं, समझो, मतलब मैं वैसे नहीं करता बट समझो, मैं बाइक लेके भागा। इसने कोर्ट में केस दाखिल की कि मेरे 25,000 रुपीज चाहिए। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ, सुनना, एक काम को मैं क्या करता हूँ, तेरे को 35,000 देता हूँ, तू क्या कर, केस विड्रॉ कर, और मेरे नाम पे जो केस फाइल की है उसे भी विड्रॉ कर दे। मैं अगर इसको ऑफर दे देता हूँ, अगर ये एक्सेप्ट कर लेती है तो इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। कुछ रॉन्ग, इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट। आपके पास कभी भी मैंने क्वेश्चन पूछा ना, 2 आंसर्स, एक तो यस, एक तो no. ये वाला आंसर नहीं होता, ठीक है। अब मुझे बताओ ये वैलिड होगा क्या? नो। वैलिड होगा क्या? नहीं। ये वैलिड नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि आपके यहाँ पे अगर चोर आता है, घर पे अगर चोरी करता है, अगर उसने चोरी की तो आप उसको पकड़ोगे, नहीं तो जा भाई नेक्स्ट टाइम वापस आ, ऐसा बोलेगा आप उसको? उसने ट्राई भी किया तो वो चोर है। तो ध्यान रखना, ऐसे ही होता है। आपने अगर केस फाइल की तो आप केस विड्रॉ नहीं कर सकते, बट आप उसके साथ निगोशिएट कर सकते कि मेरा लॉस कितना है 25,000, तू मेरे को उतना लॉस दे दे, बट मैं केस नहीं विड्रॉ करूंगा। केस विड्रॉ किया मतलब आपने उसको छोड़ दिया और उसने आपको पनिशमेंट नहीं मिली फिर उसको। और ऐसे तो कितने सारे चोर घूमेंगे मार्केट में,
तो आपके घर पे अगर चोर आते तो आप ऐसे बोलोगे उसके, अरे इसे तो चोरी नहीं की, छोड़ दो, जब चोरी हुई तब पकड़ूंगा, तब उसके ऊपर केस फाइल लूंगा। अटेम्प्ट करना भी क्या है, अटेम्प्ट करना भी चोरी का क्या है, मतलब क्रिमिनल है नहीं है, अनफेयर है कि नहीं, फेयर है अटेम्प्ट करना नहीं। अभी टाइम क्या है पता है आपको सब लोगों को, ध्यान दो ध्यान दो। चलो नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। अब सुनो, घर जाने के बाद पढ़ते जाओ एक बार वापस, और एग्जाम्पल भी दिया मैंने, हर इस कंसेप्ट के बाद एग्जाम्पल दिया घर जाने के बाद पढ़ने का। अब नेक्स्ट क्या है, किधर गया, किधर गया, हाँ हाँ इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। अब सुनो, ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं, अपन एक पढ़ा था एजेंसी, प्रिंसिपल एजेंट होता है, कुछ पढ़ा है आपने कभी बचपन में गलती से, नहीं पढ़ा होगा तो भी देख लो। ये अमूल वाला है, अमूल मिल्क पीता है, अमूल दूध पीता है इंडिया, ऐसा सुने आपने कभी तो? ये अमूल की फैक्ट्री, मैं इसका एजेंट हूँ, मैं कौन हूँ इसका एजेंट, अरे सॉरी, मैं कौन हूँ इसका एजेंट हूँ। अब ये कौन है, प्रिंसिपल है और मैं इसका एजेंट हूँ, तो एजेंसी है। अब मेरे ऊपर भी ऑब्लिगेशन है, मेरा ऑब्लिगेशन क्या है, जो भी पैसा आएगा मैं इसको दूंगा, ये मुझे प्रॉफिट देगा उसमें से जो भी मैं बेचूंगा, ये क्या हमारा ऑब्लिगेशन है। मैं क्या करता हूँ, थर्ड पार्टी को अपॉइंट करता हूँ, थर्ड पार्टी को क्या करता हूँ, अपॉइंट करता हूँ विदाउट प्रिंसिपल कंसेंट। मैं क्या करता हूँ, मैं तेरे को एक ब्रांच देता हूँ, मैं इसको बोला कि मैं तेरे को एक ब्रांच देता हूँ, तू भी क्या कर अमूल का कुछ स्टार्ट कर, विदाउट प्रिंसिपल कंसेंट। तो मैंने क्या किया, इसके पास से 25,000 रुपीज ले लिए और इसको ऐसा बताया कि मैं प्रिंसिपल हूँ, और मैंने इसको एक ब्रांच दे दी और इसके साथ मैंने एग्रीमेंट कर लिया। तो मुझे एक बात बताओ, इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट? क्यों नो? मेरा एजेंसी किसके साथ है, प्रिंसिपल के साथ। मुझे ऑब्लिगेशन कहां से, मतलब ऑब्लिगेशन किसके लिए, मेरा प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल के लिए। तो इसका ऑब्लिगेशन मेरे लिए हो सकता है क्या, इसका ऑब्लिगेशन किसके लिए होना चाहिए, प्रिंसिपल, क्योंकि अथॉरिटी किसके पास है, तो मैं अगर विदाउट अथॉरिटी काम करता तो ये एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, और वर्ड एग्रीमेंट वापस वैलिड नहीं बन सकता। वैसे ही बोले, क्या बोला है, हाँ इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, उसका एग्जांपल भी दिया है, देखो यहाँ पे, ये पढ़ लो। Who is the manager of firm agrees to pass a contract to if X is pays to 20,000 a private lease agreement is void। ये घर जाने के बाद पढ़ लो। चलो नेक्स्ट क्या है, कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो सेक्शन 24, एनी पार्ट ऑफ अ सिंगल कंसिडरेशन फॉर one or more object or any one of any part of any one single consideration for a single object is unlawful, the agreement is। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मेरे पास एक्सेस है, ठीक है, अब मैं गया किसी शोरूम के पास, कि मैं उनको बोला कि मुझे क्या करना है, एक्सेस की सर्विसिंग करनी, क्या करनी है, एक्सेस की सर्विसिंग करनी। मैंने सर्विसिंग का एक एग्रीमेंट किया उनके साथ, सबसिक्वेंट एग्रीमेंट मैंने उनके साथ ये भी किया कि जो भी उसके एक्सेसरीज रहेंगे, स्पेयर पार्ट, वो भी मुझे चाहिए, ये भी मैंने एक्सेसरीज का भी एक उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी गाड़ी उस दिन फॉर एग्जाम्पल एक्सेस, अगर मैं उस दिन डिनाई करता हूँ कि मुझे सर्विसिंग नहीं करनी है, मैं डिनाइड कर देता हूँ, मुझे नहीं करना है सर्विसिंग आपसे, तो अगर मैं इसका एक पार्ट अगर कैंसिल कर देता हूँ तो आपको क्या करता है, दूसरा पार्ट भी एग्जिस्ट रहेगा, ये भी डिनाइड हो जाएगा, क्योंकि सेकंड सब्सिक्वेंट किसके ऊपर डिपेंड है, फर्स्ट वाले के ऊपर। अगर आप फर्स्ट वाला डिनाइड कर देते हो, एनफोर्स नहीं कर पाते हो, तो ऑटोमेटिकली सेकंड भी क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। तो सब्सिक्वेंट अगर देखो कहीं पे भी ऐसे दो एग्रीमेंट होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट सेम हो सकता है बट सब्सिक्वेंट एग्रीमेंट हो सकते हैं, बट फर्स्ट वाला अगर एनफोर्स ही नहीं कर पाए तो ऑटोमेटिकली सेकंड भी एनफोर्स नहीं कर पाते। अपन एक पढ़ा था इलीगल ऑब्जेक्ट में, अगर आपका ऑब्जेक्ट, आपके दो एग्रीमेंट है बट दोनों का ऑब्जेक्ट आपका एक ही है, कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट का है आपका कि मुझे स्मगल करना है कुछ गुड्स, सिगरेट मुझे थाईलैंड से स्मगल करने, यहाँ पे इंपोर्ट करना है, और फिर यहाँ पे मुझे शॉप डालना है सिगरेट की यहाँ पे, ये मेरा सेकंड एग्रीमेंट है।
बट आपका फर्स्ट एग्रीमेंट क्या है, इलीगल है, बट आप इसको एनफोर्स ही नहीं कर पाओगे तो शॉप किसका डालोगे फिर? तो सेकंड एग्रीमेंट आपका ऑटोमेटिकली भी क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा, तो आप इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, अगर एग्रीमेंट का एक पार्ट भी अगर अनलॉफुल हो जाता है या अनेबल टू एनफोर्स हो जाता है, ऑटोमेटिकली सेकंड पार्ट भी सेम हो जाता है। चलो ये यहां तक अपन ने पढ़ लिया, तो एक बार रिवाइज करते हैं अपन ने क्या क्या पढ़ा, याद है सबको क्या पढ़ा अपन ने? मुझे एक एग्जांपल मतलब आंसर्स दो, सुनो क्या था। अभी ऑफर्स में कुछ टाइप्स होते हैं, अब ऑफर्स में कुछ टाइप्स होते हैं। मैं अगर सबको ऑफर देता हूं, सबको, उसे क्या कहेंगे, एन इन्विटेशन टू जनरल ऑफर, और जनरल ऑफर सॉरी एन इन्विटेशन टू ऑफर या जनरल ऑफर भी कहते हैं अपने से। बट मैं किसी एक खास इंसान को ऑफर देता हूं, मुझे बोलने तो नहीं पड़ेगा, मैं अगर किसी खास पर्सन को ऑफर देता हूं तो उसे क्या कहेंगे, स्पेशल। बट सबको दूंगा तो जनरल। अब ध्यान रखो, मैंने आपको ऑफर दे दिया, मैंने बोला मैं आपकी गाड़ी परचेस करना चाहता हूँ 20,000 में, आपने बोला नहीं यार मैं 18,000 में परचेस करना चाहता हूँ, रुको तो सही, मेरा ओरिजिनल ऑफर आपने मॉडिफाई कर दिया, आपने बोला मैं 18,000 देना चाहता हूँ, तो इसे कौन सा ऑफर है, काउंटर, आपने उसको काउंटर कर दिया। जैसा होता है ना पबजी में काउंटर, मैं नहीं खेला, बहुत लोग काउंटर कुछ होता है, काउंटर स्ट्राइक वगैरह कुछ, तो जब भी आप ऑफर देते हो सामने वाला उसमें कुछ चेंजेस करता है, उसे काउंटर ऑफर करेंगे। जब काउंटर ऑफर आ जाता है तो पहला वाला ऑफर क्या बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उसने एक्सेप्टेंस उसको नहीं दिया, उसने दूसरा ऑफर दिया, तो आपका पहला वाला ऑफर खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बट मैंने आपको 20,000 का ऑफर भेज दिया व्हाट्सएप पे कि मेरे को तेरी गाड़ी परचेस करनी 20,000 में दे दे, बट इसने भी मुझे फोन करके बोल दिया कि सुनना मेरे को तेरी गाड़ी चाहिए 20,000 में, इसने मुझे सेम ऑफर, क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में क्या होता है ना, उसका भी सेम ऑफर रहता है, मेरा भी सेम ऑफर रहता है, तो उसे क्रॉस ऑफर कहते हैं। और कौन सा ऑफर था, स्टैंडिंग ऑफर, मतलब अब देखो, हाँ कंटिन्यू, वही स्टैंडिंग कंटिन्यू। अब मेरा 1 जुलाई को मैंने ऑफर दिया, इस दिन मेरा बर्थडे, मैंने बोला 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक जो भी मेरे बर्थडे में पार्टी में आएगा, रोज मेरी पार्टी 1 से लेके 10 दिन तक, जो भी मेरे बर्थडे पार्टी में आएगा मैं उसको आईफोन दूंगा, समझ लो, खुशी मतलब, मैं क्या दूंगा उसको, आईफोन। अब मेरा ऑफर का टाइम कब तक है, 10 तारीख तक है, 10 के बाद मेरा ऑफर क्लोज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कोई बंदा आता है 11th को बोलता है मैं नाचूंगा सर आपके पार्टी मुझे आईफोन दो, तो ये इन्फोर्स होगा क्या, नहीं, क्योंकि उसको ऑलरेडी पीरियड खत्म हो चुका है। तो पीरियड पे क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर कहते हैं, 1 to 10 तक ऑफर क्या रहेगा आपका, स्टैंडिंग एंड कंटिन्यूइंग ऑफर रहेगा, जब एक्सेप्ट कर ले तो ऑफर खत्म हो जाता है। ये भी पढ़ा अपन ने, याद है आपको? कुछ डाउट नहीं ना, समझ रहा है, समझेगा ऐसा सेटअप में। चलो उसके बाद अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मोड्स ऑफ रिलोकेशन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी अपन ने, क्या पढ़ी थी, वैलिडिटी ऑफर की पढ़ी अपन ने, एक्सेप्टेंस की पढ़ी थी, और एक चीज थी उसमें, कुछ तो पढ़ा था अपन ने, बहुत इंपॉर्टेंट था क्या, हाँ नहीं समझा, क्या बोला, अब तो पीसी कॉलेज ही, अरे वो किसका है पता नहीं, क्या किसका है वो, हाँ इधर देखो, एग्रीमेंट करने की आपने को कंसिडरेशन चाहिए, फुकट में एग्रीमेंट अपन नहीं करते, कंसिडरेशन मॉनेटरी टर्म्स में नहीं हुआ तो भी चलेगा। देखो जब भी एग्रीमेंट करोगे ना तो उसमें पैसा होना चाहिए, नॉट नेसेसरी, उसमें राइट भी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट आपके पास दे दिया, उसके बदले में आप मुझे कोई कार दिया परचेस करने के लिए, आपने कोई गिफ्ट दे दिया मुझे, चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में सिर्फ पैसा ही आना चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में कंसिडरेशन नहीं हुआ तो भी चलेगा। मैं आपकी शादी में नाचूंगा, आप मेरी शादी में नाचोगे, कोई दिक्कत नहीं, एक्ट कर रहे हो ना आप, परफॉर्म कर रहे हो ना, ठीक चलेगा, मॉनेटरी टर्म में नहीं हुआ तो भी चलता है। अब ये किसका है, जब कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहता है सेक्शन 25 कि विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, सेक्शन 25D
25 तो चाहिए, कुछ तो भी चाहिए। तो विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है? वॉइड बनता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वापस वैलिड नहीं बनता, बट उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस है। वो किसमें दी है? अब तो पीसी निकालो जी। मतलब अगर मैं किसी को गिफ्ट देता हूं तो उसमें कंसिडरेशन नहीं चलता, क्योंकि मैं गिफ्ट दे रहा हूं ना। गिफ्ट क्या होता है? अपने खुशी से होता है कि मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूं। इसमें क्या ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाता है क्या? इसमें आप कुछ परफॉर्म करने वाले हो क्या? तो यहाँ पे विदाउट कंसिडरेशन भी ये एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है। मैंने लिख के दिया कि जब मैं 50 इयर्स का हो जाऊंगा, जितने भी मेरे स्टूडेंट थे CSCS फाउंडेशन में, तब मैं उनको जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी होगी मैं उनको सब में डिवाइड कर दूंगा। खुश मत हो, खुश मत हो। मैंने ये एग्रीमेंट बना दिया। अभी मेरे साइड से एग्रीमेंट, आपके पास से कंसिडरेशन कुछ नहीं है, तो ऐसे एग्रीमेंट स्टिल एग्जिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने मेरी मर्जी ना, मैंने दे दिया आपको। ये भी अपन ने पढ़ा था, कुछ तो पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था। कंसेंट तो ठीक है, नहीं कंसेंट नहीं, एक सेकेंड ना, पॉइंट मेरे को याद नहीं आ रहा। वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए? फ्री मतलब फुकट। हाँ यार देखो, अब मेरी एज 17 ईयर्स है। अरे रुको तो सही, मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी एज 17 ईयर्स, इतना ही बोला। 17 ईयर्स एज को क्या कहते हैं? माइनर। 17 ही कहते ना, माइनर कहते हैं, ठीक है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नहीं। पार्टनर बन सकता है। पार्टनर वंस यू एक्सेप्टेड, वंस यू एक्सेप्टेड उसे क्या कहते हैं? स्टॉप। वो आपको अभी नहीं इम्पोर्ट बताऊंगा। अपन क्या पढ़ा था इससे पहले? माइनर। अब मुझे एक बात बताओ, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई बर्थडे हो गया, 1 जुलाई को मैं 17 ईयर्स का हूँ, और नेक्स्ट 1 जुलाई को मैं कितना होऊंगा? अरे आपका मैथ अच्छा है, 18 ईयर्स का होऊंगा। अब मैं अगर 17 को कुछ एग्रीमेंट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट कर दिया, सबसे पहले तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता, एग्रीमेंट में नहीं आ सकता। मैं अगर यहाँ पे एग्रीमेंट करता हूँ तो वो क्या बन जाएगा? वॉइड। वॉइड वापस वैलिड। बट मैं अगर यहाँ पे कोई एग्रीमेंट तो 18 ईयर्स का तो वैलिड बन जाएगा। तो जब भी एग्रीमेंट में एंटर करो तो माइनर क्या चाहिए? मेजर चाहिए, मतलब 18 या 18 ईयर्स क्या वो चाहिए। अपन मेरे को महीने में एक बार झटका आता है पागलपन का, मतलब अनसाउंड माइंड कहते हैं। मतलब अगर 31 का महीना है तो मुझे हर 31 को क्या आता है? झटका आता है, मैं पागल बन जाता हूँ 31 को, मेरे अंदर आत्मा आ जाती है, घुस जाती है, मैं नाचने लगता हूँ क्लासरूम में। बट बाकी 30 दिन में नहीं नाचता, मतलब 30 दिन में अच्छा रहता हूँ। मैं अगर 31 को एग्रीमेंट करूंगा आपके साथ नाचते नाचते तो एग्रीमेंट वैलिड है, बट मैं 30 दिन करता हूँ, बाकी 30 दिन क्या तो, बट मेरे को 30 दिन झटके आते हैं, 30 दिन में नाचते हो तो पागलपन रहता हूँ, बट मैं 31 को अच्छा रहता हूँ। तो अगर 31 को कॉन्ट्रैक्ट किया तो, बट ये 30 दिन झटके आते उस दिन क्या तो ऐसा सिचुएशन आती है आपको एग्जाम में कि जिस दिन झटके आएंगे उस दिन एग्जाम, झटके मतलब अनसाउंड माइंड, जिस दिन आप कहोगे उस दिन आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट वाइड बन जाता है। बट जिस दिन आपको झटके नहीं आते, एकदम बढ़िया, एकदम समझते हो आप, तो उस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वैलिड। ये भी अपन ने पढ़ा था। मैं अगर पी के आता हूँ, ड्रंक होके आता हूँ, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता हूँ, तो उस दिन अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कंपेटेंट चाहिए, कैपेबल चाहिए, समझने वाला चाहिए, समझा? यही था माइनर वाला। माइनर का क्या होता है? बट याद रखना, माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, बट उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए। पार्टनर शेयर होल्डर बन सकता है, बट उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए, समझा? मुझे एक बात बताओ, मैं अगर शॉप में जाता हूं और बोलता हूं कि मेरे पापा ने बोला था आईफोन दे, शॉप वाले बोलता है कि मेरे पापा ने बोला था आईफोन लेके आ, मेरे पापा पैसे देंगे, मैं उससे आईफोन लेके आता हूं, अब मैं पैसे नहीं देता उसको, तो अगर वो कोर्ट में चला जाता है तो मेरे ऊपर केस दाखिल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। पक्का? हाँ या ना? मैं ऐसे कहूंगा तो गुस्से देख लो तो हाँ, ऐसा कहता ना
कर सकते हो, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? बट मुझे एक बात बताओ, उसके पास राइट है कि वो उसके पास का मोबाइल ले सकता है वापस? उसके पास का एटलीस्ट मोबाइल ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं शॉप में गया, मतलब मेरे पापा ने 50 रुपए बोले देने के लिए, मेरे पापा ने अभी बोला, वो बोला मैं फोन करके पूछता नहीं 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 अभी बोला उन्होंने, उसने मेरे पास दे दिया, मैंने 20,000 उड़ा दी एक दिन में, और मेरे पास 30,000 बचता है। दूसरे दिन अगर वो इंसान मेरे पास आता है तो मेरे पास से कितना कलेक्ट कर सकता है? जितना है उतना है, एक्स्ट्रा लायबिलिटी नहीं मांग सकता मुझे, ध्यान रखना। जितने तक आप दे सकते उतने तक एक्स्ट्रा लायबिलिटी मायने के ऊपर नहीं आ सकते, मायने के कॉन्ट्रैक्ट कभी भी। बट मैंने जाके किसी घर पे चोरी कर दी तो मैं बोलूंगा मैंने चोरी कर दी, और मैं बोलता हूँ कि यार मैंने तो चोरी कर दी, मैं तो नहीं हूँ, मैं 17 ईयर्स हूँ, तो उस मेरे ऊपर केस दाखिल कर सकता है क्या? कर सकता है। मैं तो माइनर मेरे को नहीं समझता, चोरी करना समझता है मेरे को सिर्फ अनलॉफुल एक्ट कि बस यार सिविल रॉन्ग नहीं चलेगा। सिविल केस में आपको कोर्ट लेके जाएगा तो कितने सारे चोर बन जाएगा, मैं तो बचपन में चोर बन जाता था, मतलब ऐसा बोल रहा, तो ये अनलॉफुल है, आपको कोर्ट में ले जा सकते हैं, समझा? मैं 17 साल का था तब क्या किया, तब जो भी मेरा खाना पीने मतलब खाने पीने का जो भी खर्चा था वो मेरे ग्रैंडफादर देते थे, जो भी खाने पीने का खर्चा था 17 साल की उम्र में 18 बनने तक उन्होंने नहीं खर्चा किया, उन्होंने मेरे ऊपर खर्चा किया, तब से लेके 17 लेके 18 तक बनने तक उन्होंने मेरे 1 लाख रुपए खर्चा किया मेरे ऊपर। अब जब मैं 18 का बना मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास प्रॉपर्टी 50,000 की है, तो वो ग्रैंडफादर जो मुझे गुड्स प्रोवाइड करते थे नेसेसरी वाले, तो मेरे पास से कितना पैसा ले सकते हो? उन्होंने तो मुझे 1 लाख रुपए खर्चा किया मेरे ऊपर, तो मैं कितना दूंगा उसको पैसा? 50 दूंगा। आप एक्स्ट्रा कहीं से ला नहीं सकते, आपके ऊपर एबिलिटी नहीं आ सकती, तो मेरी प्रॉपर्टी से वो 50,000 में उनको दे दूंगा, बाकी 50,000 भूल जाओ, मेरे पास ऐसे नहीं, मैं कहते सिर्फ माइनर हूँ, ध्यान रखना ये ऐसा होता है। ये नेसेसरी गुड्स का आता है, जब कोई भी नेसेसरी गुड्स अगर आप देते हो, कोई माइनर है तो उसके साथ आप एग्रीमेंट करते हो कि मैं तेरे को अभी नेसेसरी गुड्स दूंगा, जब तू 18 का बन जाएगा, मेजर बन जाएगा, तब मुझे पैसा वापस दे दे, चले कोई दिक्कत नहीं, बट उसकी लायबिलिटी जितनी होगी, उसकी जो प्रॉपर्टी जितनी होगी उतनी वो देगा, एक्स्ट्रा लायबिलिटी उसके ऊपर नहीं आएगी, समझा? मैं किसी और को बोलता हूँ कि तू डाइवोर्स ले ले और मुझसे शादी कर ले, मैं किसी और के वाइफ को बोलता हूँ कि तू डाइवोर्स ले और मुझसे शादी कर ले, उसके साथ एग्रीमेंट करता हूँ, मैं उसको बोलूंगा तू उससे डाइवोर्स ले ले, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, आप मस्त चलते गोवा, इट इज अ वैलिड एग्रीमेंट? इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इट इज अगेंस्ट सोसाइटी, ऐसे एग्रीमेंट एनफोर्स नहीं किया जा सकता, समझा? मैं आपके साथ एग्रीमेंट करता हूँ कि एक काम करो, अपन किसी का मर्डर कर दे, अपन मिल के, इट इज वैलिड एग्रीमेंट? ये वाइड है। मैं आपकी कंसेंट लेता हूं, आपको डरा के धमका के कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटरेज करो, नहीं किया तो मैं आपको मर्डर ही कर दूंगा, आप कंसेंट दे देते हो, तो ये वाइडेबल नहीं है, आपके पास ऑप्शन आएगा, एक तो कैंसिल करो, एक तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपके ऊपर ये बाइंडिंग हो जाएगी, समझा क्या? अभी कैसा है आपके जो लेक्चर्स का टाइमिंग है, अभी तो फिलहाल एक सेकेंड